हेलो एवरीवन। तो जब से आप लोगों का एसएससी में विंडो चेंज हुआ है तब से हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ नया टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है एंड ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक एंड दैट इज़ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी जैसे हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उतना बड़ा टॉपिक ये है नहीं। और इसमें भी बहुत एक डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में भी, जिसमें कि सबसे प्राइमरी कंपोनेंट है पॉपुलेशन वाला जो फैक्ट कंपोनेंट है, और वही हमें देखना है। जो दूसरा कंपोनेंट होता है जहाँ पर डिफरेंट तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, वो सब हम इकोनॉमिक्स में पहले ही पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ते हैं उसको हम। यहाँ पे जो हम पॉपुलेशन वाला जो चीज़ है वो देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, और इस पूरे लेक्चर की जो PDF है आपको परमार एसएससी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं, और बहुत ही बेसिक है, सच कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में, और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको ये टॉपिक, ठीक है। ज्योग्राफी का एक और टॉपिक है एंड दैट इज़ लैंड फॉर्म, ठीक है। उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अभी क्वेश्चंस बने हैं। वो तो खैर हम करते ही हैं, लेकिन अगर आपको चाहिए कि, क्योंकि वो एक हॉट टॉपिक में आ जाएगा, अगर आपको चाहिए उस पर सेपरेट वीडियो तो बता दीजिएगा, उस पर अभी हम लोग सेपरेट वीडियो कर लेंगे। और बाकी आपके कुछ जो वीडियोज़ अभी आपको देखने को मिलेंगे आगे, एक तो आपका जो स्पेस मिशंस हैं, करंट अफेयर्स का हमने लेक्चर किया तो उसमें हमने देखा स्पेस मिशन से भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो भी हम लोग करने वाले सारे स्पेस मिशंस, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अभी ये पॉपुलेशन वाला जो ह्यूमन ज्योग्राफी में कंपोनेंट है उसको। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न क्या है? तो टॉप 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसमें 6 सिर्फ एशिया में है। मतलब ये है कि 100 में से 60 लोग इन सिर्फ 10 देशों में रहते हैं। 10 देश कौन से हैं मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़? चाइना, इंडिया, वैसे इंडिया ने अभी तो चाइना को सरपास कर दिया, एंड USA। चाइना, इंडिया एंड USA ये टॉप 3 है, ठीक है। तो टॉप 10 जो कंट्रीज़ हैं उनमें से 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है, जिसमें से 6 तो सिर्फ एशिया में ही है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? तो कितनी पॉपुलेशन कितने एरिया में रह रही है, या फिर पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी पॉपुलेशन रह रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या का घनत्व। जैसे कि 2011 के सेंसस के हिसाब से हम पढ़ते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, तो ये 382 है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 के सेंसस के हिसाब से वो 382 है, जिसमें कि आपको पता है कि हाईएस्ट कहाँ की है? बिहार की। लोएस्ट कहाँ की? अरुणाचल की। तो बिहार की कितनी है? 1106। अरुणाचल की कितनी है? सिर्फ 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ से बिहार से भी 10 गुनी कहाँ की है? दिल्ली की है, 11,320। तो ऐसा है क्यों? ऐसा है इसलिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं किसी भी जगह की? सबसे पहला है जोग्राफिकल फैक्टर्स। जोग्राफिकल फैक्टर में आते हैं हमारे जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जैसे जहाँ पानी ज़्यादा अवेलेबल होगा, जैसे आप देख लो यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी में कोई कमी नहीं है, तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी भी कायदे के देखने को मिलती है। बिहार में हाईएस्ट है, सेकेंड हाईएस्ट वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो लैंडफॉर्म्स अगर बात करें तो जैसे आप जाओ उत्तराखंड में, लद्दाख में, जम्मू एंड कश्मीर में, तो क्या यहाँ पर आपको उतनी पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी? द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिली टेरेन है। लेकिन वहीं आप यूपी, बिहार, बंगाल यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर प्लेन फर्टाइल लैंड है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्रीकल्चर की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि प्लेन फर्टाइल लैंड है। क्लाइमेट की अगर बात करें तो क्लाइमेट भी एक काफ़ी बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कि अगर आप देख लो, अगर हम पूरे वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप अफ्रीका का देखो, जो डेजर्ट वाला पार्ट है जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर लोग नहीं रहते उतने ज़्यादा, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी कम है। क्यों? क्लाइमेट अनफेवरेबल है। आप अंटार्कटिका में चले जाओ, कोई नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट अनफेवरेबल है। सॉइल्स की अगर बात करें तो सॉइल भी एक बड़ा फैक्टर होता है। जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें तो यहाँ पर आप देखो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन अब वो तो है, लेकिन फर्टाइल लैंड है, जो सॉइल है वो फर्टाइल है, एलुवियल सॉइल है, काफ़ी अच्छी है यहाँ पर कल्टीवेशन के लिए। वहीं पर अगर आप नीचे साउथ इंडिया में जाएंगे तो यहाँ पर रेड एंड येलो लैटेराइट सॉइल आपको देखने को मिलेगी, जो उतनी फर्टाइल नहीं है फॉर द कल्टीवेशन। ये सारे तो हो गए हमारे जोग्राफिकल फैक्टर्स। वहीं अगर बात करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर्स में, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आएंगे आपके मिनरल्स, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि आप देखो तो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर इंडिया में जाता है, तो ये आप छोटा नागपुर प्लेटू वाला रीजन ले लो, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी पॉपुलेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि मिनरल रिच रीजन है। अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्जाम्पल दिल्ली ले लो, मुंबई ले लो, ठीक है, बेंगलोर ले लो, तो अर्बनाइजेशन है यहाँ पे, इसी से पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी आप देख लो,
ठीक है, मुंबई, बेंगलोर, क्योंकि थोड़े से इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं यहाँ पर, बहुत सारी कंपनीज़ के ऑफिसेज़ हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर माइग्रेट करते हैं फॉर देयर जॉब, ठीक है। एंड सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते हैं और कहीं पे पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सोशल कल्चरल फैक्टर में, सोशल फैक्टर में जैसे गोवा ले लो, ठीक है। तो गोवा लोग क्यों इतना जाना प्रेफर करते हैं? सोशल फैक्टर, सोशलाइज करना अच्छा लगता है लोगों को, ठीक है, पार्टी करना और ये सब, वो क्या है, सोशल और फैक्टर ही है। वाराणसी में आप देख लो, वहाँ पर कल्चरल फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कल्चर बहुत अच्छा है और लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं मंदिर। और आप देख लो यहाँ पे क्या बोलते हैं, मथुरा में कल्चरल फैक्टर है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बड़े फैक्टर होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज की अगर हम बात करें तो किसी भी जगह की पॉपुलेशन किन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है? तो बर्थ्स पे, डेथ्स पे एंड माइग्रेशन पे। कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग की डेथ हो रही, मृत्यु हो रही, कितने लोग माइग्रेट कर रहे हैं, तीनों फैक्टर होते हैं। अब जैसे मान लो कि मैं बोल दूं किसी भी जगह की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही लेकिन बर्थ और डेथ सेम है, कोई अंतर नहीं है, दैट मीन्स सिंपल है कि माइग्रेशन हुआ है वहाँ पे, है ना। माइग्रेशन बिल्कुल नहीं हुआ है, डेथ रेट वैसा ही है, फिर भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ है, तो यानी मतलब बर्थ ज़्यादा हुई है। तो ये 3 कॉम्पोनेंट ही होते हैं पॉपुलेशन चेंज के, बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। तो क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट हम समझते हैं, तो CBR दैट इज़ क्रूड बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन, जो यूजुअली हम 1000 का लेते हैं, 1000 पॉपुलेशन का। जैसे कि अगर हम बात करें तो इंडिया का जो क्रूड बर्थ रेट है वो 21.8 है, यानी 1000 लोगों में से इतने लोगों का जन्म हो रहा है। वैसे क्रूड डेथ रेट दैट इज CDR, तो ये नंबर ऑफ डेथ होता है पॉपुलेशन में, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने लोगों की डेथ हो रही है। अगेन इन 2000 करते हैं, और इंडिया का जो CDR है 2011 के सेंसस के हिसाब से दैट इज़ 7.1। अब आते हैं माइग्रेशन वाले फैक्टर को देखते हैं। तो माइग्रेशन हमेशा प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन की तरफ होता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कानपुर से दिल्ली माइग्रेट किया, दैट मीन कि मेरा प्लेस ऑफ ओरिजिन है कानपुर एंड मेरा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है दिल्ली। अब इमिग्रेशन और एमिग्रेशन क्या होता है? तो जो भी माइग्रेट करता है, दैट इज़ जो माइग्रेंट होता है, वो अगर कहीं से जा रहा है तो उस जगह के लिए, सॉरी कहीं पे आ रहा है तो उस जगह के लिए वो इमिग्रेंट होगा। माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस, और वो जिस जगह से जा रहा है दैट इज़ फ्रॉम दी प्लेस वेयर इज़ मूविंग आउट, वहाँ के लिए वो एमिग्रेंट होगा। जैसे इस केस में अगर मैं कानपुर से दिल्ली जा रहा हूँ तो मैं कानपुर के लिए एमिग्रेंट होऊंगा और दिल्ली के लिए इमिग्रेंट होऊंगा, ठीक है। अब कोई माइग्रेट करता क्यों है? उसके 2 फैक्टर होते हैं, पुश और पुल। पुश फैक्टर क्या है? पुश फैक्टर एक्चुअल में वो होता है जो प्लेस ऑफ ओरिजिन को, क्या है यार ये, अपने आप ही रेजर आ जाएगा, दिमाग ख़राब हो जाता है एकदम फिर बीच में क्लास में ठीक है, अभी मैं फिर अपना मुंह खोलना नहीं चाहूँगा, बस तुम समझ जाओ मेरे शब्दों को, मैं क्या कहना चाह रहा था ठीक है। तो देख रहे हो सब एकदम बेकार हो जाता है यार, एकदम सुंदर हैंड राइटिंग में बना के बैठते हैं सब। हाँ अभी ठीक है ना। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या होता है? प्लेस ऑफ ओरिजिन किसी भी जगह को, मतलब अगर प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव हो जाता है, अगर प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव हो जाता है तो लोग माइग्रेट करते हैं, दैट इज़ अ पुश फैक्टर। और अगर प्लेस ऑफ, ठीक है, तो पुश फैक्टर में क्या आ जाएगा? जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, कहीं बहुत बेरोज़गारी बढ़ गई है, पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल टर्मोइल देखने को मिल रहा है, अनप्लेजेंट क्लाइमेट है, क्लाइमेट वहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एपिडेमिक्स है, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि पुश कर रहा है वो जगह, प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो कम अट्रैक्टिव है, लोग वहाँ पर बेरोज़गारी है। जैसे कि अगर अभी आप देखो जो यहाँ पे बिहार में, तो आपको पता है चुनावी माहौल है, तो नई पार्टी है जन स्वराज, उसके लीडर हैं प्रशांत किशोर PK, तो वो बार बार बोलते रहते हैं कि भाई हमें प्राउड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फील होना चाहिए कि भाई यहाँ से बिहार से इतने IAS बनते हैं, इतने IIT में सिलेक्शन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब माइग्रेंट्स हैं भाई, बिहार के वो माइग्रेंट्स हैं,
जो या तो दिल्ली में जा रहे हैं इसके प्रिपरेशन के लिए, या कोटा जा रहे हैं आईटी के प्रिपरेशन के लिए, दो देयर प्लेस ऑफ रीजन इज़ बिहार बट देयर प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन इज़ नॉट बिहार, तो वो बिहार से रह के सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उनको माइग्रेट करके जाना पड़ रहा है। ठीक है, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ एन फैक्टर। अगर मान लो कोई बिहार में बहुत अच्छा करने लग गया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वही बंदा है, ठीक है, कोई है आईटी का एग्ज़ाम निकाल लिया, आईटी में गया, अच्छा पैकेज लग गया सब कुछ, तो बिहार में क्यों रहना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पे तो पूरे लिविंग कंडीशंस है, सिंपल। ठीक है, पॉलिटिकल अगर टर्मोइल बहुत देखने को मिलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इसराइल में, इसराइल हो गया, फिर इस तरह के मान लो कि फ़लस्तीन हो गया, तो पॉलिटिकल टर्मोइल यहाँ पे रहता है। ठीक है, खासकर जो ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे अनप्लेजेंट क्लाइमेट है अगर कहीं का, तो भी लोग नहीं रहना चाहेंगे अगर क्लाइमेट कहीं का अच्छा नहीं है। ठीक है, नेचुरल जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में एकदम आपको पता है फ्लड आए, अगर मान लो ऐसे रिपीटेडली होता रहा तो लोग फिर यहाँ से माइग्रेट करेंगे। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर भी एक फैक्टर होता है कि अगर बहुत ज़्यादा कहीं पे डिज़ास्टर वगैरह आते हैं तो भी लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, जैसे डिज़ास्टर मैंने वही आपको पंजाब के फ्लड्स ले सकते हो। ठीक है, एपिडेमिक अगर आ गया है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक अगर बैकवर्डनेस है उस रीजन में, और लेकिन आपका लिविंग कंडीशन थोड़ा ठीक आप करना चाहते हो, तो भी आप माइग्रेट करोगे। पुल फैक्टर क्या होते हैं? पुल फैक्टर वो होते हैं जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ये प्लेस ऑफ ओरिजिन को लेस अट्रैक्टिव बना रहे थे तो पुश कर रहे थे, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि वहाँ पर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एग्जाम्पल दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, लिविंग कंडीशंस अच्छी हैं कहीं पे। ठीक है, बेंगलोर जैसे हम ले सकते हैं। पीस एंड स्टेबिलिटी अगर कहीं पे है, या सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिल रही है, तो भी जैसे मान लो कि कहीं पे गुंडा राज है, जैसे कि माना जाता है कि बिहार में लालू प्रसाद यादव के टाइम पे काफ़ी गुंडा राज था, तो लोग वहाँ से क्या है, वहाँ पे लोगों की लाइफ एंड प्रॉपर्टी तो सेफ़ नहीं है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करना चाहेंगे अगर वो कर सकते हैं तो। ठीक है, प्लेजेंट क्लाइमेट भी है। अब जैसे मान लो कि अगर मैं हिमाचल जा रहा हूँ, मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ, तो मुझे क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे है कि भाई वहाँ पर अच्छा क्लाइमेट है। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टैक्स ये भी एक फैक्टर हो सकता है। अब आप अगर इंडिया का डेटा देखेंगे तो बहुत सारे जो रिच इंडियंस हैं वो भारत से बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, लिविंग कंडीशंस उतनी अच्छी है नहीं, तो इतना टैक्स भरने के बाद भी जब उनकी लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है, ठीक है, बेटर जॉब, बेटर हॉस्पिटल, बेटर रोड नहीं है, तो अब वैसे बात है माइग्रेट करना चाहेंगे, और वहाँ पर माइग्रेट करना चाहेंगे जैसे यूएई जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं ट्रेंड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड कुछ इस तरीके से है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी एकदम ढीली, धीमी 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 और एकदम से हमने जंप मारा, दैट मीन्स एल शेप्ड हमें देखने को मिला कर्व। आप देखो, बर्थ ऑफ क्राइस्ट से 12,000, मतलब 12,000 साल बिफोर प्रेजेंट का मतलब हुआ, ठीक है, ये ठीक है, 12,000 अब मान सकते हैं 10,000 BC है, 10,000 BC है, क्योंकि 12,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट है, तो 2,000 में मान लो जी रहे हैं हम, तो बर्थ ऑफ क्राइस्ट 2,000, तो और ये 10,000, तो 10,000 BC हुआ ये आपका। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि सिर्फ हमें 1 बिलियन पॉपुलेशन ऐड करने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए थे। लेकिन अब देखो यहाँ पर ये जो आपको लीनियर ग्राफ दिख रहा है, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि हमारी पॉपुलेशन 1830 में जब 1 बिलियन थी तो हमें 1 बिलियन ऐड करने में 100 साल लग गए, और अगला 1 बिलियन ऐड करने में सिर्फ 30 साल लगे, और अगला 1 बिलियन ऐड करने में 15 साल लगे, और अगला 1 बिलियन ऐड करने में हमें 12 साल लग रहे हैं। तो मतलब ये है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है। ठीक, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको हमें समझना है। ठीक है, किसको? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमें ये दिखाता है कि किसी भी जगह की पॉपुलेशन किस तरह से चेंज हो रही है फ्रॉम द बर्थ रेट एंड डेथ रेट का पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब हमें पता है 3 ही कंपोनेंट होते हैं पॉपुलेशन चेंज के, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। तो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, फिर वो जो है स्टैग्नेंट हो जाती है। तो किस तरह से स्टेजेस होती है, डिफरेंट स्टेजेस वो हमें समझना है। डेमोग्राफी का ट्रांजिशन समझना है, समझ में आई आपको बात? तो डेमोग्राफी का ट्रांजिशन समझते हैं। तो पहला स्टेज में क्या होता है? पहले स्टेज में बर्थ रेट और डेथ रेट ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ स्टैग्नेंट होता है, इतना कोई भागता नहीं है। अब होता क्या है कि यहाँ पे बेटर हेल्थ कंडीशन होने लगती हैं किसी देश की, लिटरेसी, ठीक है, बेटर हेल्थ कंडीशन होंगी, लिटरेसी बढ़ेगा, सब कुछ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि डेथ रेट एकदम से डिक्लाइन करेगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे लोगों को कोई बीमारी हो गई, कोई हेल्थ सर्विसेज ही नहीं है। ठीक है, लोगों को बीमारी हो गई, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, प्लस यहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि भाई एपिडेमिक बड़ी जल्दी फैल जाता है, तो पूरी पॉपुलेशन एक जगह की वाइप आउट हो जाती है, जिसकी वजह से बर्थ रेट तो हाई है लेकिन डेथ रेट भी हाई हो गया है।
अभी क्या है कि अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलने लगी हैं तो डेथ रेट कम होगा और कम होगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो करना शुरू करेगी, एक्सप्लोजन होगा पॉपुलेशन का। एंड धीरे धीरे पॉपुलेशन, जब बर्थ रेट भी अगर आप देखो तो बर्थ रेट और डेथ रेट फिर से सेम हो जाएंगे। यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों हाई है, यहाँ पे बर्थ रेट डेथ रेट दोनों लो है। ये होता है इस तरह से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ अ कंट्री जो अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड की ओर बढ़ती है, अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड की ओर बढ़ती है। जैसे कि हम अंडर डेवलप्ड से डेवलपिंग में आए, ठीक है, अब डेवलपिंग से धीरे धीरे डेवलप्ड की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का अगर हम देखें कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किस तरीके से हुआ, तो इसको हम 4 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज़ है 1901 से लेकर 1921 तक का, एंड दिस इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। वाई द पॉपुलेशन इज स्टैग्नेंट? बिकॉज द बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई, दोनों ज़्यादा हैं, दोनों ऊपर हैं। अब बर्थ रेट क्यों ऊपर है, डेथ रेट ऊपर क्यों है? तो बर्थ रेट ऊपर इसलिए क्योंकि डेथ रेट ऊपर है क्यों क्यों? तो डेथ रेट क्यों ऊपर है? डेथ रेट इसलिए ऊपर है क्योंकि बेटर हेल्थ कंडीशन नहीं है, जैसे ना मतलब मेडिसिन ये सब की अवेलेबिलिटी है नहीं, पहला। दूसरा, इलिटरेसी भी है, इलिटरेसी भी है तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह का यूज़ वगैरह सब नहीं होता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एपिडेमिक्स वगैरह बहुत नॉर्मल, एपिडेमिक्स वगैरह आ जाते हैं, प्लेग फैल गया तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा बच्चे। आप खुद सुनोगे कि आपके दादाजी या फिर उनके पापा, नहीं आपके पापा के दादाजी मान सकते हैं, तो वो सब कि आपको कितने बेटे देखने को मिलेंगे, 1 2 3 ना, इतने में नहीं रुकते थे वो, 5 6 7, हो सकता है अगर 3 हो भी, हो सकता है उनमें 2 की डेथ हो गई हो, इसलिए, ठीक है। कहीं कहीं तो 9 10 इस तरह से पॉपुलेशन देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते थे कि अगर मान लो डेथ हो भी गई तो एटलीस्ट 2 3 4 तो बच ही जाएंगे, इस तरह से। तो 1901 से लेकर 1921 का जो टाइम पीरियड, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, स्टैग्नेंट है यहाँ पे। देन अब 1921 में क्या हुआ, थोड़ा सा चीज़ें ठीक होना शुरू हुई, दैट इज़ डेथ रेट थोड़ा कंट्रोल में है, जिसकी वजह से अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ करना, अभी ऐसा कोई नहीं भयंकर इंक्रीज़, लेकिन इंक्रीज़ करना शुरू हुआ। इसीलिए 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना स्टार्ट हुई। इसलिए अभी तक डिक्रीज़ हो रही थी, क्यों डिक्रीज़ हो रही थी, या फिर हम बोल सकते हैं बिल्कुल स्टैग्नेट हुई थी। बर्थ रेट डेथ रेट बहुत हाई, लेकिन 1921 में चीज़ें थोड़ा सा इंप्रूव हुई, हेल्थ कंडीशन थोड़ा इंप्रूव हुई लोगों की, जिसकी वजह से यहाँ पे डेथ रेट कम हुआ, जिसकी वजह से स्टडी पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ। यहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं हो रहा था, स्टैग्नेंट था। देन 1951 से 81 का टाइम पीरियड अगर लें तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। क्यों हुआ? आज़ादी तो मिल गई हमें, आज़ादी मिल गई मतलब कि अब बेटर और हेल्थ कंडीशंस हो गई, डेथ रेट और कम हुआ, ठीक है। बर्थ रेट तो हाई था ही, डेथ रेट काफ़ी कम हुआ, प्लस ठीक है। अब यहाँ से पॉपुलेशन ग्रोथ होना चाहिए था, लेकिन एक्सप्लोजन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा फैक्टर है माइग्रेशन, वो भी रोल में आया। कैसे? क्योंकि इस टाइम पे ऐसा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से बहुत इन्फ्लक्स हो रहा था लोगों को, दैट मीन्स लोग बहुत माइग्रेंट्स जो हैं बहुत आ रहे थे इंडिया की तरफ। बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम है, ऊपर से माइग्रेशन भी तगड़ा है, तो पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ यहाँ पे। 1981 से 2011 के बीच में हाई ग्रोथ बट साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। यहाँ से अब क्या है, धीरे 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 स्लो डाउन अब हम करना शुरू कर दिए। इतना नहीं है, हाई ग्रोथ अभी भी है, लेकिन साइंस दिख रहे हैं कि अब स्लो डाउन हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिटरेसी रेट बढ़ रही है और लोग थोड़ा उतना ज़्यादा बर्थ रेट, उतना ज़्यादा फर्टिलिटी रेट नहीं है अभी। समझ में आई चीज़? इस पे क्वेश्चन बना इस बार स्टेनो में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेज हैज़ हाई बर्थ रेट, जो यहाँ पर अभी हमने देखा, डेथ रेट बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर टू कंपनसेट फॉर द डेथ ड्यू टू एपिडेमिक्स एंड वेरिएबल फूड सप्लाई। 200 साल पहले आज से वर्ल्ड की यही सिचुएशन थी, वर्ल्ड फर्स्ट स्टेज में ही था, जहाँ पर बर्थ रेट और हाई डेथ रेट दोनों हाई थे। क्यों लोग रिप्रोड्यूस करते थे? कंपनसेट करने के लिए उन डेथ्स को जो कि एपिडेमिक्स और जो फूड सप्लाई में कमी की वजह से होती हैं, क्योंकि खाने की उतनी अवेलेबिलिटी है नहीं, एपिडेमिक बहुत ज़्यादा है। इन द लास्ट स्टेज बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी डिक्लाइन कंसिडरेबली, दोनों डिक्लाइन कर देते हैं लास्ट स्टेज में। पहले स्टेज में दोनों ऊपर हैं, लास्ट स्टेज में दोनों नीचे हैं, और यहाँ पर बीच में क्या, बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट कम होने लगता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो करती है काफ़ी तेज़ी के साथ। पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर्स की अगर बात करेंगे, एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, यानी कि अगर फैमिली प्लानिंग सर्विसेज देखने को मिलेंगी तो इससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इट्स अ 4-5 ईयर प्लान में। एक्चुअली मैंने लेक्चर बनाने के दौरान नहीं लिखा था, ये लेक्चर मैं री रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पहला वाला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया, पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया, ठीक है, क्या दिक्कत हो गई या मैं रिकॉर्ड बटन दबाना भूल गया, जो भी हो, इसे ऐसे ही ये मैंने पढ़ा तक थी लिखा था। तो 4th 5 ईयर प्लान, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है, ये जो चौथा 5 ईयर प्लान है, इसमें इम्प्लीमेंट किया गया था। ड्यूरेशन बताना है आपको इसका कमेंट में,
इसका ड्यूरेशन बताना है आपको कमेंट में। तो नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हमने इम्प्लीमेंट किया था 4th 5-year प्लान में। ओके, तो पॉपुलेशन कंट्रोलिंग मेजर में एक तो ये कि एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, एंड दूसरा है फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अगर ये हम करवा देंगे तो इससे भी पॉपुलेशन जो है कंट्रोल में आ जाएगी। देन आते हैं थॉमस माल्थस थ्योरी पे। इस पे भी क्वेश्चन बना है आपका स्नो पे, एंड ये एक्चुअल में इकोनॉमिक्स वाली जो ई बुक आपको मिली उसमें इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में दिया हुआ है, बट इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ ज्योग्राफी। 1798 में थॉमस माल्थस ने थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, दैट इज़ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। लेकिन अगर हम फूड सप्लाई की बात करें तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ग्रो होती है, दैट इज़ द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर दैन द फूड सप्लाई। नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर दैन द फूड सप्लाई, ठीक है। एनी फर्दर इंक्रीज वुड रिजल्ट इन अ पॉपुलेशन क्रैश कॉज्ड बाई फेमाइन, डिजीज एंड वॉर। यानी कि अभी मैंने आपको बताया पीपल ग्रो कर रहे हैं एक्सपोनेंशियली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, फूड सप्लाई उतनी ग्रो कर नहीं रही है, ठीक है। लेकिन अगर और ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ से इंक्रीज़ होगी तो फूड की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से भुखमरी आएगी, फेमाइन आएगा, डिजीज़ होगी, वॉर होगा, ये सब होगा, ये सब देखने को मिलेगा। ये थॉमस माल्थस ने बोला था। ओके, अब आते हैं अपने आखिरी कॉम्पोनेंट पे, एंड दैट इज़ पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से होता है कि एक होती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन, जिसमें कि बच्चे आ जाते हैं 14 साल तक के, ठीक है, 0 to 14, और बूढ़े आ जाते हैं 60 से ऊपर वाले, और बीच का जो होता है 15 से 59, ये होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन या वर्किंग पॉपुलेशन एज, जिसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं किसी कंट्री का, जो कि किसी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, क्योंकि ये वर्किंग है तो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करेगा। कैसे काम करेगा? टैक्स भरेगा, कंट्री ग्रो करेगी, ठीक। लेकिन जो नीचे वाले होते हैं बच्चे डिपेंडेंट होते हैं, बूढ़े वो भी डिपेंडेंट होते हैं, उनको और उनको यहाँ तक कि हमें बेटर हेल्थ कंडीशन देनी है, पेंशन देना है, तो उन पर खर्चा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एज सेक्स पिरामिड के बारे में। एज सेक्स पिरामिड क्या है? तो एज सेक्स स्ट्रक्चर रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। एज सेक्स स्ट्रक्चर रेफर्स टू व्हाट? नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स। ये देखिए, नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप, ये पिरामिड होता है, ठीक है। ये एज स्ट्रक्चर है, वो पिरामिड बन जाता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर है। जहाँ पर आप देख रहे हैं 0 से 4 ईयर्स तक के हैं, देन 5 to 9, अभी आपको समझ आएगा सब कुछ। अ पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी पॉपुलेशन, की कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। 3 तरह के शेप बन सकते हैं पॉपुलेशन पिरामिड के, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर एंड इन्वर्टेड ट्रायंगुलर, इसको बोल देते हैं हम, ठीक है। अब ट्रायंगुलर बनता है जहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही, पॉपुलेशन ग्रो कर रही, केन्या, बांग्लादेश, इंडिया, ठीक है। ये सब क्या है? पॉपुलेशन यहाँ पर एक्सप्लोड कर रही, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। कैसे पता? आप देखो, बच्चों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर नीचे कितना ज़्यादा है, लेकिन बूढ़ों की कम है, मतलब कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड करेगी। अब ये जो हैं ये, हाँ, ये भी रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, तो ये भी रिप्रोड्यूस करेंगे तो और ऐड करेंगे, तो इसकी वजह से पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन होता है जहाँ पे, उस वहाँ का जो शेप बनता है पिरामिड का, वो ट्रायंगुलर बनता है, ध्यान रखना है। केन्या, बांग्लादेश जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ का। यूएस की बात करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन स्टैगनेंट है। कैसी पॉपुलेशन है यहाँ पे? यहाँ पे पॉपुलेशन है स्टैगनेंट, ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कैसा बनेगा? रेक्टेंगुलर। यहाँ पर कैसा बन रहा था? ट्रायंगुलर, ठीक है। यहाँ पर बन रहा है ट्रायंगुलर, यहाँ पर कैसा बन रहा है? रेक्टेंगुलर बन रहा है। ये चीज़ को ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे ये देखो एकदम, ठीक है, जो थिकनेस है वो पूरा सेम ही है हर जगह, तो रेक्टेंगुलर टाइप बन रही है, ठीक है। यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसा ही है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ठीक है। इटली की बात करें तो इटली हो गया आपका, या फिर आप ले लो जापान ले लो, चाइना ले लो। चाइना ने 1 चाइना पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी, जिसकी वजह से ये जो बच्चों की पॉपुलेशन है ये काफ़ी कम हो गई, ऊपर बूढ़ों की बढ़ गई। तो क्या हो गया? ये आपका थोड़ा सा इन्वर्टेड ट्रायंगुलर देखने को मिलेगा, यानी कि बेस नैरो होगा, ऊपर ब्रॉड होगा। यहाँ टॉप नैरो होगा और बेस ब्रॉड होगा, यहाँ सेम थिकनेस देखने को मिल रही है। तो ध्यान रहेगा ये अरे भाई, ध्यान रहेगा, ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिखा रहा है, ये स्टेबल है, एंड ये डिक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, ठीक है। तो दीज आर दी 3 शेप्स ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड विच यू शुड नो, एंड वी आर डन विद द टॉपिक। ओके, है तो थोड़ा सा बड़ा, लेकिन मैंने आपको जितना नीडेड है उतना ही आपको मैंने करवा दिया, ठीक है, ना कम ना ज़्यादा। ओके, PDF आपको मिल जाएगी परमार SSC के टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप कर सकते हैं इसको डाउनलोड। ओके, और अगर किसी को सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है सच,
तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर मान लो इस वैसे तो आप कमेंट में लिखना, ठीक है, लेकिन अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वैसा कुछ होता है तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप पे प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सर ऐप नहीं चल रहा है, कोर्स की कब आएगा, ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग मैं बता दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, तो सीजीएल एग्ज़ाम हो जाने दीजिए उसके बाद, ठीक है। एंड इस तरह के मत भेजिएगा, सब्जेक्ट में आपको कोई प्रॉब्लम है सब्जेक्ट में तो ही, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस होते हैं तो मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ ये ज़रूरी नहीं है, फिर मैं बोल दूँ कि प्रायोरिटी काफ़ी कम है, लेकिन मैं इसलिए देता हूँ ताकि अगर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो मैं क्लास में अगर ही बता दूंगा, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट भेजते रहते हैं कि सर हमारा इतना दूर सेंटर आया है। देखो उसको लेकर मैं भी कुछ कर सकता नहीं हूँ, वो मुझे पता है कि आप लोग इसलिए भेजते हो कि क्योंकि एसएससी कुछ सुनता नहीं है तो आप लोग भेज देते हो, लेकिन उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ कि दूर सेंटर दे दिया या फिर उसमें कुछ दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि वो सब एसएससी के साइड से ग्लिचेस हैं, तो इसमें प्लीज़ लिमिटेड रहें, जो सब्जेक्ट रिलेटेड हैं आपका या फिर कुछ इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो ही सिर्फ, ओके। बाकी तो उसके लिए अलग है, आप एप्लीकेशन पे भी आप चीज़ें वो पोस्ट कर सकते हैं, फिर एक अलग दूसरा नंबर है वहाँ पर आप टेक्निकल क्वेरी के लिए एप्लीकेशन वगैरह के लिए वो कर सकते हैं वहाँ पे। बाकी जैसे रहता है पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अगला टॉपिक हम कौन सा करें वहाँ बताना, स्पेस टेक्नोलॉजी तो रहेगा ही, लैंडफॉर्म वाला टॉपिक है एक, और इकोनॉमिक्स में आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला टॉपिक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट हॉट टॉपिक में आता है। बाकी तो अगर आपको कुछ है तो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।